चलिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक और अध्याय की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो सेक्शन है द रिल्म ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया, उसमें आज इस रीजन स्पेसिफिक अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है नॉर्थ अफ्रीका एंड अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन। सबसे पहले आपको हम ये बताएं कि हम करेंगे क्या। मैं आपके सामने 3-4 चीज़ें पढ़ देता हूँ, आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि आप करने क्या वाले हैं। सो एलिमेंट 1, समराइज द हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, आइडेंटिफाई द मेजर फिजिकल फीचर्स एंड द मेन सिटीज़ एंड अंडरस्टैंड हु द पीपल आर एंड वेयर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द रीजन। ठीक है, लोग कौन है, कहाँ सबसे अधिक लोग रहते हैं। अगला, अंडरस्टैंड द यूनिक जियोग्राफिक क्वालिटीज़ ऑफ द मगरेब and explain how this region is connected to Europe. Third aspect, that is, outline the political issues in North Africa and understand the transition and conflict occurring in the government of the region. ये हम आगे जा कर के करेंगे, तो पहले ही 2 चीज़ों से आपको डील करना और किसी से नहीं। सबसे पहले हम इसमें देखें, जब हम नॉर्थ अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली आज किस रीजन से डील करने जा रहे हैं, हम पहले उसको नोटिस कर लें, इसको समझिए। आज के लेक्चर में इन कंट्रीज़ की चर्चा सुनने को मिलेगी। ये जो कंट्री कलर्ड हैं, वेस्ट से स्टार्ट करें तो वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट और सूडान। ठीक है, हम जब नॉर्थ अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो हम इससे डील करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर है। अब कुछ चीज़ों को समझिए, इस रीजन से स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशंस। तो ये रीजन वेस्ट में अगर देखें तो अटलांटिक ओशियन से कवर्ड है। डिमार्केशन अगर देखें, इसके नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, इसके ईस्ट में रेड सी है। तो 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। ईस्ट में रेड सी, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन। और ये अगर आप बड़े मैप पर देखेंगे तो भी आपको ऐसा ही दिखेगा, है कि नहीं। हमने तो एरिया स्पेसिफिक मैप पकड़ा है, ये एक चीज़। सेकंड एलिमेंट, आप यहाँ पर एक वर्ड और सुन रहे थे, दैट इज़ अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन। तो मैं आपको वो भी दिखा देना चाहता हूँ, आप वो भी देख लीजिए, क्लैरिटी हो जाएगी। आपके बुक के PDF में वो बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, मैं उसी की पिक्चर को यूज़ करूँगा। तो देखिए, अफ्रीका के मैप में वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट और सूडान, ये तो हमने नॉर्थ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में देख लिए। लेकिन अब आप यहाँ पर आएँ तो नीचे देखें, सूडान जो एक कंट्री है, यहाँ से एक वेवी सी लाइन, ये वेव पैटर्न में एक लाइन, पहले ऊपर वाली लाइन, फिर उसके नीचे एक और लाइन। तो ये जो एक हेजी सा वाइट कलर है, दैट हेजी वाइट कलर, दिस बेल्ट इज अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन। दिस बेल्ट इज अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन। तो व्हाई इट इज़ ट्रांजिशन जोन? बेसिक आंसर इज़ कि ये ट्रांजिशन करती है। किसका ट्रांजिशन करती है? जब आप यहाँ से चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, सपोज़ कीजिए कि आपने टूनीशिया से चलना शुरू किया और नीचे आते 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 आप यहाँ नाइजर तक आ गए। तो जब आप इस बॉर्डर लाइन को टच के क्लोज आते होंगे तो यहाँ पर आकर के डेजर्ट्स रेगिस्तान ख़त्म हो रहे होंगे और ग्रासलैंड से शुरू हो रहे होंगे। ओके, ग्रासलैंड से शुरू हो रहे होंगे। और जब आप इस लाइन से और नीचे जाते होंगे तो इसी की जो, यानी कि इस लाइन से नीचे जाते होंगे तो इसी की जो निचली लाइन है, इस बेल्ट तक पहुंचते होंगे तो इसके आगे फिर प्रॉपर ट्रीज़ और डेंस फॉरेस्ट दिखने शुरू हो जाते होंगे। मतलब आप कुछ ऐसा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप मेडिटेरेनियन सी से नॉर्थ अफ्रीका में एंटर हुए तो क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल रहे हैं डेजर्ट्स, आप
थोड़ा नीचे जब आए तो यहाँ पर आपको जो मिल रहे हैं दैट इज़ ग्रासलैंड्स, और आप उससे भी थोड़ा नीचे गए तो यहाँ पर अब आपको बिगनिंग मिल रही है ट्रीज़ की, और जब आप उससे भी नीचे गए तो यहाँ पर अब आपको मिल रहा है द एरिया ऑफ डेंस वेजिटेशन, डेंस फॉरेस्ट। तो एक्चुअली में ये डेजर्ट वाला एरिया, तो ये प्रॉपर एरिया आप समझ लीजिए कि जो मैंने नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट्स आपको बताए कंट्रीज़, उसके नीचे भी कुछ कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे ये एरिया कन्वर्ट हो रहा है ग्रासलैंड्स में, धीरे धीरे वो ट्रीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे ये डेंस फॉरेस्ट में जा रहा है। तो ये जो रीजन है, दिस रीजन इज इट इज़ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम डेजर्ट्स टू डेंस फॉरेस्ट। आपका ट्रांजिशन हुआ है डेंस डेजर्ट से फॉरेस्ट में, तो आप रेगिस्तान से जंगलों में आ गए। ये क्यों हुआ होगा? डेजर्ट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर ड्राई क्लाइमेट है, सूखा क्लाइमेट, मतलब वहाँ पर बहुत लैक करता है रेनफॉल नहीं है। सिंपल सा एस्पेक्ट टेक्निकल लैंग्वेज में एरिड सूखा या सेमी एरिड आधा सूखा, तो शुष्क या अर्ध शुष्क क्लाइमेट, जिसे हम ABCDE क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में टाइप बी क्लाइमेट कहते हैं। टाइप बी क्लाइमेट, सूखा सेमी एरिड। सो हॉट है बट नॉट ह्यूमिड नहीं है, हॉट है ओनली। ओके, लेकिन आप इससे सीधे एंटर हुए इस रीजन में द डेंस फॉरेस्ट क्यों होंगे? आप जलंधर में रहते हैं, जब मॉनसून के सीज़न में बरसातें अधिक पड़ती हैं तब कैसी हो जाते हैं आपके गार्डन? चारों तरफ सारा जलंधर कैसा हो जाता है? हर तरफ लश ग्रीन वेजिटेशन होती है। सो यहाँ पर हाई रेनफॉल होता है, हाई रेनफॉल है, ये रीजन भी हॉट है, प्लस ये उसके साथ साथ ह्यूमिड है क्योंकि रेनफॉल हाई है। यही कारण है कि बहुत घनी जंगल है यहाँ पर। तो आप एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट टाइप बी क्लाइमेट से हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ए क्लाइमेट की तरफ आते हैं। तो दिस ट्रांजिशन फ्रॉम एरिड सेमी एरिड क्लाइमेट दैट इज टाइप ए क्लाइमेट टू hot and humid that is high rainfall climate type A climate, this is a transition and it will execute or happen via transition zone। क्योंकि ट्रांजिशन अचानक से नहीं होती। आप यहाँ से हिमाचल जाते हैं, हिमालय जाते हैं, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको होशियारपुर में बर्फ़ मिल जाती है? नहीं मिलती ना। जब आप उसके ऊपर जाते हैं कुल्लू मनाली के क्षेत्र में, तो जब आप मनाली उससे ऊपर कसौल इन सब इलाकों में जाते हैं तो धीरे धीरे पहले ठंड बढ़ती है, फिर धीरे धीरे बर्फ़ मिलती है। तो आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि ट्रांजिशन होता है, तो क्लाइमेट धीरे धीरे ट्रांजिशन फेज़ दिखाता है। लेकिन इसमें अब पहला ब्रेक हमें नज़र आता है, डेजर्ट्स के बाद जो ब्रेक नज़र आता है वो इस लाइन के अराउंड नज़र आता है, जब हमें घास मिलने लगती है, जो प्रमाण है इस बात का कि थोड़ी रेनफॉल बढ़ गई होगी। इतनी रेनफॉल नहीं कि ट्रीज़ हों, बट इतनी कम भी नहीं कि डेजर्ट ही रहे, इतनी रेनफॉल हो गई कि ग्रासेस आ जाए। फिर उससे नीचे हम जब और गए तो अब इतनी रेनफॉल है कि अच्छे से ट्रीज़ सपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन उससे नीचे जब गए तो अब तो घने वन हैं, सदाबहार जंगल, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक आने के बीच में ये जोन इज़ अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन। इट इज़ अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम सेमी एरिड और एरिड क्लाइमेट टाइप बी क्लाइमेट टू हॉट एंड ह्यूमिड वेट क्लाइमेटिक रीजन दैट इज़ टाइप ए क्लाइमेट। एक ट्रांजिशन तो ये हुआ। दूसरा ट्रांजिशन, अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन के नॉर्थ में जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रिलीजन जो डोमिनेंट है वो इस्लाम है। इस्लाम इज़ डोमिनेंट। चाहे आप मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, लीबिया, टूनीशिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, सूडान, किसी की भी बात करें, इस्लाम इज़ डोमिनेंट। लेकिन वहीं अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन के नीचे जितनी कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, वहाँ पर यू विल ऑब्जर्व द डोमिनेंस ऑफ इंडिजीनियस जो लोकल ट्राइबल रिलीजन होते हैं, जैसे
एनिमिज्म प्लस क्रिश्चियनिटी। तो अफ्रीकन ट्रांजिशन के ऊपर नॉर्दर्न अफ्रीका में डोमिनेंस इस्लाम का, साउथ अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन के नीचे सहारा के नीचे, तो सब सहारा के नीचे मैंने सब सहारा अफ्रीका, ओके, जैसे कोई सबऑर्डिनेट होता है, ओके। तो सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द नॉर्थ अफ्रीका। सहारा डेजर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। So below the transition zone is the sub-Saharan African region, सब-सहारन अफ्रीका। तो आपको अगर पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पुकारना है तो आप कैसे पुकार सकते हैं? पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपके सामने है, सपोज़ कीजिए आपको इसे पुकारना है तो कैसे पुकारेंगे? एक ये तो हो गया अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन ATZ, इसको आप पुकारेंगे दैट इज़ नॉर्थ अफ्रीका, और ये जो है दिस रीजन, इसके ऊपर सारा का सारा द सहारा इज एग्जिस्टिंग, सहारा डेजर्ट। तो सहारा के सब नीचे दिस होल रीजन इज, दिस इज सब सहारन अफ्रीका, इसे सब सहारन अफ्रीका कहते हैं। इसे आप कन्वीनियंस ऑफ स्टडी के लिए डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सेंट्रल अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका में, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। बट दिस होल रीजन इज सब सहारन अफ्रीका, दिस होल रीजन इज नॉर्थ अफ्रीका, एंड दिस वन इज द ट्रांजिशन जोन। तो इस तरह से 1, 2, 3 ये कैटेगरीज आपकी बन रही हैं। टेक्निकली स्टडी के लिए कैटेगरी यही बनती है 1 और 2, क्योंकि अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन का कुछ हिस्सा नॉर्थ अफ्रीका में पढ़ लिया जाएगा, क्योंकि सूडान जो कंट्री हम नॉर्थ अफ्रीका में पढ़ रहे हैं, बट ATZ वहाँ से गुजर रहा है। और अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन के बाकी हिस्सा जो बाकी कंट्री है, माली, मौरितानिया, ये सारी नाइजीरिया, ये आप स्टडी कर लेंगे सब सहारन अफ्रीका। गुड बॉय, सही पकड़ा, ओके। तो दिस दैट अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन representing transition from a climate that is dry to the climate that is wet, a culture and religion that is dominated by Islam to the religion and culture dominated by animism and Christianity। इतनी बात समझ में आ गई? बस इतना ही था। तो चैप्टर का नेम जो है नॉर्थ अफ्रीका और अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन, हमने ये समझ लिया। अब हम आगे बढ़ें, समझाएं इसके बारे में आपको। बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत बात ऐसे समझते हो कि समझाने वाले को भी मज़ा आ जाता है, ठीक है। जितनी कंफर्ट कामनेस के साथ मैं समझाता हूँ, उतनी ही कंफर्ट और कामनेस के साथ आप भी घर पे पढ़ा करो। हाँ कर दो बंद, सही कर रहे थे, सही थे, आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, करो करो, तो आप भी पढ़ा करो, ठीक है। अब स्टार्टिंग करते हैं इस रीजन की। हम जब इस नॉर्थ अफ्रीका को पढ़ रहे हैं, किस किस कॉन्टेक्स्ट में हमें इसे पढ़ना चाहिए, किस किस मैनर में हमें इसे पढ़ना चाहिए, ये एक क्वेश्चन बनता है, ओके। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम जिस कॉन्टेक्स्ट को फॉलो करें वो हम ये देखें कि ये जो नॉर्थ अफ्रीका है सारा, इस रीजन को कौन कौन से इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स डोमिनेट करते हैं। तो जो डोमिनेटिंग फिजिकल फीचर हैं इसके, नीचे सलमान बज रहे हैं, तो डोमिनेटिंग फिजिकल फीचर्स पहले इस रीजन में, इस नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे, दैट इज मगरेब, इट इज़ द एरिया ऑफ मगरेब, ये एक डोमिनेटिंग फीचर है, ओके। द सेकेंड वन इज ये नाइल रिवर, एंड द थर्ड वन इज द अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन। ये तीन चीज़ें प्रभावित कर रही हैं इस पूरे रीजन को। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसे ऑब्जर्व कर लीजिए।
इसके लिए भी आपकी बुक ही में बहुत सुंदर फिगर है, आपको उसी से सब समझ में आ जाएगा। ये नॉर्थ अफ्रीका, इसका ये नॉर्थ वेस्ट, तो वहाँ पर दिस इज़ द रीजन ऑफ मगरेब। मगरेब, इसे आइल्स ऑफ वेस्ट भी कहते हैं। मगरेब को आइल्स ऑफ वेस्ट। और आप जहाँ गए थे वहाँ पर हम उन छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप को ब्रिटिश आइल्स भी कहते हैं, ब्रिटिश आइल्स। ओके, तो आइल्स ऑफ वेस्ट, मगरेब। तो अरेबियन किंगडम जब कभी इस्टेब्लिश्ड थी, दैट इज़ द मुस्लिम किंगडम, जिसका सेंटर आप समझ लीजिए मक्का होगा। मक्का जो कि वेस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया में है, उसका ये वेस्टर्न रीजन मगरेब, जहाँ पर सूरज डूबता है, और उसका आगे ईस्टर्न रीजन मशरिक, जहाँ से सूरज उगता है। तो दिस इज़ द मगरेब रीजन। ओके, ये एक तरह से मुस्लिम किंगडम के वेस्टवर्ड एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वर्ड मगरेब। इट इज़ मोर ओवर एसोसिएटेड विद अ कल्चर विच इज़ पॉलिटिकली एक्सपेंडिंग, अ कल्चर डोमिनेटेड बाय द अरबिक एथनिसिटी। एथनिसिटी कौन सी? अरबिक। एंड रिलीजन ऑफ इस्लाम। तो वहाँ से ही शब्द मगरेब आ रहा है। हाँ, आज मगरेब का इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम स्टडी करेंगे, बट मगरेब नाम यहाँ से आ रहा है। जैसे आप का जो घर है सपोज़ कीजिए, और उस घर में आपको फोकस में रखते हो क्योंकि वो आपका घर है, तो आप उसको, उसकी वेस्ट साइड को हमेशा, वेस्टर्न कॉर्नर को हमेशा इसी मैनर में ले लेते हैं, लॉन की तरफ, क्योंकि वेस्ट में लॉन है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप अपने घर के कॉन्टेक्स्ट में ले लें तो आप ऐसे ले लेते हैं बैक यार्ड, क्योंकि बैक में यार्ड है। या दूसरी तरफ आप किसी को भी कह रहे हैं कि चल छत पे आ जाइए खेलने, तो टेरेस, ऊपर की तरफ। इसी तरह से जब हम मगरेब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में है ये कॉन्टेक्स्ट में है उन रूलर्स, उन डायनेस्टीज़, उन किंगडम्स जिनको डोमिनेट कर रहा था एक रिलीजन, दैट इज़ इस्लाम। ओके, और वो लोग बेसिकली जिस इलाके से आ रहे थे वो था अरब का इलाका। तो अरेबियंस के लिए उनकी जो किंगडम है, उसका जो वेस्टर्न एरिया जहाँ सूरज डूबता है उनके मुताबिक, दैट इज़ मगरेब, और उसका ईस्टर्न फ्रंटियर मशरिक। दैट्स ऑल। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे भारतीयों के लिए उत्तर में क्या है? हिमालय। उत्तर में क्या है? हिमालय। दैट्स ऑल। ऐसे उनका वेस्ट में क्या था? मगरेब। यहाँ पर कौन कौन से फिजिकल फीचर हैं वो वी विल स्टडी। ये मगरेब, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वेरी गुड। दूसरी है नाइल नदी। तो हमने मगरेब तो देख ही लिया कि नॉर्थ वेस्ट में मगरेब, तो मगरेब में कंट्रीज़ कवर होती है। एक कंट्री कवर हो रही है मोरक्को, एक कंट्री कवर हो रही है अल्जीरिया, एक कंट्री कवर हो रही है टूनीशिया। तो टेक्निकली तो मगरेब में 3 कंट्रीज़ आती है, लेकिन यहाँ के इंडिजिनियस लोग लीबिया को भी मगरेब से जोड़ के चलते हैं। लीबिया को भी वो मगरेब में जोड़ते हैं। तो मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, लीबिया, ये मगरेब का हिस्सा है। ये कंट्रीज़ मगरेब का हिस्सा है। लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये कंट्रीज़ में जब मैं मगरेब की बात कर रहा हूँ तो मेन फीचर है यहाँ वेस्ट से लेके ये ईस्ट की ओर जाते हुए माउंटेन रेंजेस। कौन सी? एटलस माउंटेन रेंजेस। एटलस माउंटेन रेंजेस। ओके, हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो एटलस माउंटेन रेंजेस वैसे लीबिया को प्रभावित नहीं करते, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग, लीबिया के लोग, लीबिया को मगरेब में जोड़ के चलते हैं। अब हमें एक चीज़ पता लग गई कि एटलस माउंटेन्स कहाँ हैं? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। और किन कंट्रीज़ में है? मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया। करेंगे इसका इंतज़ाम। मोरक्को, अल्जीरिया एंड टूनीशिया।
ठीक है, कैसी हो शिवाली? किधर, क्या हो गया? इंटरेक्टिव लर्निंग बंद हो रही है। ठीक हो? इधर चली गई। हरप्रीत की याद आने लगी थी अचानक से, किसे सोचने लगी थी कितनी देर हो गई बात नहीं की आपस में। सो डिस्टेंस। चलो कर लो, ब्रेक दे दे, थोड़ी बात कर लो। देखो जैसे ही आपका ध्यान भटका नीचे आ गए समर्थक गाने वाने बजा के। चलो चले आगे। अब यहाँ पर ये देखिए, दिस इज नाइल, नाइल नदी, इजिप्ट की लाइफलाइन, द लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, सिविलाइजेशन में इसकी भूमिका है, हम समझेंगे इसको। और तीसरा अभी समझा के हटाऊँ, अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन। तो ये तो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण जो इस इलाके से जुड़ी हुई हैं। ओके, अब इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको समझा देते हैं, कुछ दिखा देते हैं, उसके रिलेटेड आसान हो जाएगा। अब हम इस्लाम के एक्सपेंशन के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। पहले हम आपको कुछ समझा ही देते हैं। जब हम इस नॉर्थ अफ्रीकन रीजन की बात कर रहे हैं तो एक सवाल ये आता है कि आज की डेट में यहाँ पर डोमिनेंस किस कल्चर, किस रिलीजन का है। तो 2 फैक्टर आएंगे यहाँ पर। पहला, यहाँ के रहने वाले इंडिजिनस ग्रुप्स का, इंडिजिनस पीपल। ओके, यहाँ के वासी, द नेटिव। द नेटिव पीपल। डन। नेटिव पीपल में कौन कौन आ जाएंगे? एक तो ग्रुप आएगा जिसे हम कहेंगे बर्बर्स। कौन? बर्बर्स, द बर्बर्स। और अरेबिक वर्डिंग में इसको बदला जाएगा एक वर्ड में, दैट इज बारबेरिक या बारबेरियन, द बार्बर पीपल। तो यहाँ से बारबेरियन शब्द भी आ जाता है, जो कि आज की डेट में अगर बर्बर लोगों से बात करो तो वो इस बर्बर शब्द को प्रयोग करने से रोकेंगे आपको, क्योंकि वो एक डेरोगेटरी वर्ड से जुड़ा है, दैट इज़ बारबेरियन। बारबेरियन माने वो जो नरसंहार करते हों, जिनोसाइड्स करते हों। द बारबेरिक पीपल, जो बस्तियाँ उजाड़ देते हों, जो लोगों की नस्ल कुशियाँ करते हों, ऐसा शब्द। हम बात कर रहे हैं द बर्बर्स। बर्बर्स एग्जैक्टली किस रीजन को ऑक्यूपाई करके रखते हैं, इसे समझना जरूरी है। तो बर्बर्स ऑक्यूपाई करते हैं ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, दैट इज़ द रीजन ऑफ मगरेब। ये मगरेब के इलाके के लोग हैं बर्बर्स। ओके, ये वाइट से विटिश से ब्लैक कलर तक इनका कलर मिल जाएगा। ओके, ऐसा माना जाता है कि ये पहले यहाँ पर बसे और फिर समय के साथ साथ अरेबिक पीपल यहाँ आए और उन्होंने इन्हें जीत लिया, और वो अरेबिक पीपल ही अपने साथ यहाँ पर इस्लाम को लेकर के आए, इस्लाम लेकर के आए, उन्होंने इन्हें जीत लिया। तो अरेबिक पीपल एक तरह से वैंक्विशर के तौर पे यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, विनर के रूप में यहाँ पर इस्टेब्लिश है। और फिर अरबी लोगों का इन पर प्रभाव आ गया, अरबों की इनके साथ इंटरमिंगलिंग भी हुई। इंटरमिंगलिंग तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि आज के समय में नॉर्थ अफ्रीका में मगरेब के इलाके के वो मुसलमान जो या तो बर्बर हैं या अरब हैं, उन्हें यूरोप में मूर्स कह के पुकारा जाता है। मूर, क्या कह के पुकारा जाता है? मूर्स, द मूर्स। तो मूर्स शब्द जो है ये मौरी से आता है, एंशियंट मौरी वर्ड, और ये मौरी वर्ड यूज़ किया जाता है बर्बर्स के लिए, मौरी ट्राइब्स, इस तरह से। तो बर्बर फिर शब्द कहाँ से आया? बर्बर एक जेनरिक नेम है, इट इज़ अ जेनरिक नेम। जैसे 10-15 बच्चे कहीं पर हैं तो हम उन्हें इकट्ठे एक जेनरिक नेम दे देते हैं ना, होशियारों का टोला, द ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट चिल्ड्रंस, या हम कह देते हैं शैतानों की टोली, या पढ़ाकू, ये पढ़ाकू, ये तो जेनरिक नेम है, स्पेसिफिक तो नहीं। ओके, तो जेनरिक नेम कैसे?
तो इटली का एक शहर रोम, जिस ज़माने में रोम से रोमन एम्पायर एक्सपेंड हो रहा था, द रोमन्स, जब वो अफ्रीका के नॉर्दर्न रीजन में इन लोगों से इनकाउंटर हुए जो अफ्रीका के नॉर्दर्न रीजन में बस रहे थे, अलग अलग ग्रुप्स के नाम थे, उन्होंने इन सबको एक जेनेरिक नेम दिया क्योंकि इनकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल सेटिंग्स सेम थी सबकी, इसलिए उन्होंने इन सबको बर्बर्स कह के पुकारा। तो एक्चुअली ये नाम एक बाहर के लोगों के द्वारा दिया गया नाम है, इट इज एक्सोनिम, इट इज एक्सोनिम। जो नाम आप लोगों ने अपने लिए रखा हो, जिससे आप लोग एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हो, वो एंडोनिम होता है, दैट इज एंडोनिम। एंडो मने इनर, निम मने नेम, आप ही के द्वारा एक दूसरे को उस नाम से पुकारा जाता है। लेकिन आप लोग नहीं खुद को उस नाम से पुकार रहे, कोई बाहर वाले ने आपका वो नाम दिया है, तो ये नामकरण बाहरी नामकरण है, द बर्बर्स, ये जेनेरिक नेम है। फिर जब रोमन्स ने ये नाम दे दिया तो आगे यूरोपियन साइड पर जितने भी कल्चर्स आते गए, जो भी गवर्नमेंट्स आती गई, वो सब इसी नाम से इस क्षेत्र के लोगों को जानने लगे। ओके, लेकिन इस बर्बर नेम के अंदर है तो अलग अलग ट्राइब्स के नेम, उसमें से एक एंशिएंट नेम आता है मौरी। वो मौरी से एक शब्द आता है द मूर्स, मूर्स पीपल, जो रिलीजन से इस्लामी है, इस्लाम फॉलो करते हैं, मुस्लिम हैं वो लोग, लेकिन एथनिकली वो नॉर्थ अफ्रीका के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की वो ट्राइब्स हो सकती हैं जिन्हें आप बर्बर कह के पुकार रहे हैं। समझ में आई बात? दैट्स ऑल, क्लियर? तो ये मूर्स भी डेरोगेटरी सेंस में नाम यूज कर लिया जाता है आज की डेट में यूरोप के वेस्टर्न हिस्सों में, जैसे स्पेन, पुर्तगाल और बाकी इलाकों में, तो ये भी थोड़ा डेरोगेटरी मैनर में यूज किया जाता है। पर मूर्स शब्द मैंने बता दिया, मूरिश शब्द इसी से आएगा, मूर्स से मूरिश। ओके, तो अब कहानी ये आ रही है कि भाई ये जो अरबिक लोग हैं यहाँ पर आए, इन्होंने बर्बर लोगों को हराया, इन पर अपना शासन जमाया और इनके साथ इंटरमिंगल भी हुए, तो इनके भी आगे डिसेंडेंट्स पैदा हुए। फिर अरब अपने लेवल पर अलग भी रहे, बर्बर्स भी अपने लेवल पर अलग रहे, तो आज बर्बर्स के डिसेंडेंट्स भी हैं, अरब्स के डिसेंडेंट्स भी हैं, अरब और बर्बर्स के डिसेंडेंट्स भी हैं। इनको मिला जुला करके यूरोप में मूर्स कहा जा सकता है क्योंकि ये इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में एक तो बर्बर हो गए, लेकिन बर्बर मेनली नॉर्थ अफ्रीका में भी, खासतौर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मगरेब के इलाके में कंसंट्रेटेड थे। ये टाइम टू टाइम ऐसा पाया जाता है, नोमैडिक एक्टिविटी करते थे, नोमैडिक माने पशु चराना, चरवाहों का काम करते थे, लेकिन मोस्टली ये फार्मिंग कम्युनिटी थे। क्योंकि जो मगरेब का इलाका है वो नॉर्थ अफ्रीका में अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका डोमिनेटेड है सहारा डेजर्ट से, लेकिन मगरेब में सहारा डेजर्ट जैसी कंडीशन नहीं। उसका कारण है वहां पर प्रेजेंट होने वाला एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन की जो मेन रेंज है वो 13,000 फीट तक भी जाती है, और इसके कारण एटलस माउंटेन की ये ऊंचाइयां उसकी ओर आने वाली हवाओं को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, रोकती हैं, और हवाएं पहाड़ों से टकरा करके ऊपर उठती हैं, कंडेंसेशन होता है, और फिर कंडेंसेशन के बाद होता है प्रेसिपिटेशन। अब चाहे रेनफॉल की फॉर्म में हो या स्नोफॉल की फॉर्म में, वो अलग बात है। इसलिए आपको सहारा डेजर्ट क्षेत्र में नॉर्थ अफ्रीका में स्नो कैप्ड माउंटेन्स मिलेंगे, और वो एटलस हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आई बात समझ में? 2000 एटलस माउंटेन्स, अच्छे से देखिए क्या सीनिक ब्यूटी, और टूरिस्ट अट्रैक्शन में ये बहुत ज़बरदस्त हैं। ज़्यादा एटलस माउंटेन्स, कोई इमेजिन कर सकता है कि सहारा में ऐसा माहौल है? देखिए, और लेकिन नोटिस करने वाली बात क्या है, ये माउंटेन्स तो ठीक है, नोटिस करने वाली बात ये वैलीज़ हैं। ये क्यों मैंने बताया, अब वो जो बर्फ़ वहाँ ट्रैप हो गई पहली, तो वो, या फिर जो वर्षा होती है इससे बहते हैं स्प्रिंग्स, झरने। तो एज़ कंपेयर टू सहारा अगर देखें
तो मगरेब के इलाके में 10 to 30 इंचेस तक एनुअल रेनफॉल हो जाता है। तो ये रेलेवेंटली सहारा के मुकाबले ज़्यादा मॉइस्ट रीजन है, और पहाड़ों पर बर्फ़ और वर्षा होने के कारण फ्लो करके पानी बर्फ़ पिघल के या फिर वर्षा चश्मों के रूप में बह करके नीचे वैलीज़ में पानी आता है। इसलिए माउंटेन स्लोप्स के टेरेसेस बना के आप वहाँ खेती कर सकते हैं और वैलीज़ में खेती हो सकती हैं। तो अधिकतर इस क्षेत्र में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। तो ये कम्युनिटीज़ फार्मिंग करती रही हैं। यहाँ पे ग्रेप्स, डेट्स, ऑरेंजेस, ऐसी चीज़ें, ऑलिव्स उगाए जाते हैं। आपने मोरक्को सुना होगा, इट्स फेमस फॉर ऑलिव्स, मोरक्कन ऑलिव्स। तो ऑलिव, डेट्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स ये उगाए जाते हैं क्योंकि एग्जैक्टली ये जो रीजन है ये है तो मेडिटेरेनियन रीजन में ही। ओके, ऐसी फसलें यहाँ होती, तो वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, तो यहाँ पर कम्युनिटी फार्मिंग कम्युनिटी, तो बर्बर्स फार्मिंग कम्युनिटी के रूप में यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। एक एलिमेंट ये समझा हमने। दूसरी कहानी, अब इस जगह पर पानी अवेलेबल है। फर्स्ट, मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन को कोस्ट करता हुआ ये इलाका समुद्र के प्रभाव के कारण मॉडरेट क्लाइमेट रखेगा, यानी कि क्लाइमेट ना ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा। तो अब एंट्री होती है थर्ड क्लाइमेट टाइप की, दैट इज टाइप सी क्लाइमेट। टाइप सी, नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, अब मॉडरेट और ठीक ठाक वर्षा सारे साल में। और टाइप सी क्लाइमेट पूरी दुनिया में ह्यूमन को अट्रैक्ट करता है लार्जेस्ट कंसंट्रेशन के लिए। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ होती है? टाइप सी क्लाइमेट। आप कहाँ रहना चाहेंगे? आप बताएं अपने दिल से। आपको बहुत ज़्यादा सर्दी पसंद है या बहुत ज़्यादा गर्मी? आप ऑलवेज़ ये कहेंगे कि ऑटम सीज़न बेस्ट है। अगर एलर्जियाँ ना हो तो, वो मौसम बदलने के कारण जो होती हैं, मतलब अगर ज़िंदगी हल्के हल्के पंखे में बीत जाए तो कितना मज़ा हो। बिजली के बिल, सारा कुछ, खेतों में कितने कितने घंटे काम कर सकते हैं आप। ठंड के कारण कपड़ों का उतना बोझ नहीं रहता और गर्मी के कारण पसीना भी नहीं। अब एनिमल कितने एफिशिएंट हो जाते होंगे, एनिमल, हर चीज़। तो टाइप सी क्लाइमेट पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी होता है अधिकतर पॉपुलेशन वहीं कंसंट्रेट करती है। तो मगरेब का ये रीजन जो कोस्ट करता है मेडिटेरेनियन और अटलांटिक को, पॉपुलेशन कंसंट्रेशन के लिए भी जाना जाता है। अधिकतर नॉर्थ अफ्रीका का ये नॉर्थ वेस्ट कोस्टल रीजन, so known for the population concentration by the dint of type C climate। और यही वो जगह है जहाँ पर इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स इस्टेब्लिश हुए ड्यूरिंग द कॉलोनियलिज्म पीरियड और उसके पहले भी, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी was important trading sea and Atlantic Ocean was important trading ocean। तो यूरोप से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप से साउथ अमेरिका, पानी के जहाज़ों का आना जाना रहा हमेशा ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए। फिर नॉर्थ अफ्रीका से यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो ये पर्टिकुलर रीजन आज भी बहुत बिजी रीजन है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। इसलिए हमेशा से इस इलाके में पायरेट्स सरगर्म रहे हैं, जो कि व्यापार से जुड़े जहाज़ों को लूट लिया करते थे। तो इसलिए एक नाम ये भी है कि द बर्बर पीपल आर इन्वॉल्व इन द पायरेसीज, दे आर द पायरेट्स। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि दिस इज़ द रीजन ऑफ बारबेरियंस, द बारबेरियन पायरेट्स। इवन 1800 के अराउंड अमेरिका ने इनके खिलाफ लंबी जंग भी छेड़ी थी। 1776 में रेवोल्यूशन हो गया था ना अमेरिका का, यूएसए बन गया था ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसके बाद उन्होंने जंग भी छेड़ी थी इन पायरेट्स के अगेंस्ट, और उन्हें बहुत सेफ हेवन मिलता है मगरेब के इलाके में छुपने के लिए। क्यों? क्योंकि इंटरस्पोज्ड करती हुई एटलस माउंटेन रेंजेस, तो नदियां हैं, पहाड़ियां, घाटियां, और नदियां पहाड़ियों के कारण इमीडिएटली मुड़ती भी हैं। इस कारण से वो ऐसे रीजन भी बनाती हैं जिसे बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। बैडलैंड, रवीन, द रवीन्स, जैसे कि मध्य प्रदेश के चंबल के बीहड़। पान सिंह तोमर फिल्म में वो कहता है ना कि जो
डाकू हो तो संसद में होते हैं, बीहड़ों में तो बागी होते हैं। तो बीहड़ को टेक्निकल वर्ड में कहते हैं द रवीन लैंड और द बैड लैंड टोपोग्राफी। नदी मिट्टी की कटाई कुछ ऐसे कर देती है कि वो सॉइल एग्रीकल्चरली फिट नहीं रह जाती, इनफर्टाइल हो जाती है, बैड लैंड बन जाता है। तो ऐसे रवीन्स, माउंटेन्स, वैलीज़, ये पायरेट्स के छुपने के लिए बेहतरीन जगह होती थी। तो वो सेफ हेवन में स्केप कर जाया करते थे पायरेसी करने के बाद। आई बात समझ में? तो ये मगरेब का इलाका नॉन फॉर एग्रीकल्चर, नॉन फॉर मॉडरेट क्लाइमेट, द पॉपुलेशन कंसंट्रेशन, नॉन फॉर पायरेट्स, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। इतनी बात समझ में आई? और ये रीजन में जो जनता है वो इस्लाम की पालना करती है। तो इस्लाम का डिफ्यूजन नॉर्थ अफ्रीका में हुआ, इस्लाम का डिफ्यूजन सेंट्रल एशिया में हुआ। हम जिस रिल्म के बारे में पढ़ रहे हैं उस रिल्म में सेंट्रल एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में तो इस्लाम डिफ्यूज़ हुआ है, क्योंकि इस्लाम का ओरिजिन अरेबिया में हुआ। इतनी बात स्पष्ट है? किसी को कोई टेंशन? तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें इस इमेज के वाया चलें, तो सऊदी अरेबिया के वेस्टर्न रीजन में जहाँ पर मक्का है, यहाँ से इस्लाम ओरिजिन हुआ और इस तरह से फैल गया। यहाँ से ओरिजिन हुआ और इस तरह से फैल गया। फैलते फैलते सेंट्रल एशिया चला गया, ये सारी कंट्रीज़ जितनी भी स्थान हैं, और डिफ्यूज़ हो गया इधर नॉर्थ अफ्रीका में भी। ओके, तो इधर और इधर फैला। तो यहाँ पर बेस्ड है, यहाँ पर सेंटर है, तो दिस इज़ द मगरेब, वेस्टर्न एंड द मगरेब, द रीजन ऑफ मगरेब। इतनी बात क्लियर? और इस्लाम के वेस्टर्न साइड पर एक्सपेंशन में, नॉर्थ अफ्रीका में एक्सपेंशन में जो कॉर्नर स्टोन है, जिस कंट्री को आप कॉर्नर स्टोन कहते हैं, वो इजिप्ट है। इजिप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस मामले में। कॉर्नर स्टोन वर्ड वैसे भी लाइफ में बहुत यूज़ होता है ना, ये वही वाला स्टोन होता है जो घर बनाने के समय नींव पत्थर रखते हैं, तो घर के एक कोने में रखा जाता है ना नींव पत्थर, सेंटर में तो नहीं रखते, तो एक कोने में जो पत्थर रखा जाता है वो कॉर्नर स्टोन। ओके, तो ये कस्टमरी मैनर में बड़ा पायस माना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। दूसरी बात, कॉर्नर स्टोन वर्ड इस मैनर में भी यूज़ होता है कि जो भी बात आप कह रहे हैं उस बात का सबसे महत्वपूर्ण अंश, जो भी बात आप कर रहे हैं उसका सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट उस बात का, जिस पर वो बात सारी टिकी है, तो जिस पर सब टिका है वो है कॉर्नर स्टोन, महत्वपूर्ण चीज़। ओके, तो इजिप्ट एक कॉर्नर स्टोन भूमिका निभाता रहा इस्लाम के एक्सपेंशन में। इस्लाम इस तरह से इधर की ओर आया। अब चक्कर ये है कि इस्लाम जब सऊदी अरेबिया में आया, यहाँ पर अब मैं वर्ड सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ये तो आज की बातें, पहले तो ये अरेबिया ही था। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो जब अरेबिया में इस्लाम आया उससे पहले भी अरेबिया में लोग रह ही रहे थे। तो इवन इस्लाम के आज बहुत सारे एलिमेंट वहाँ के पहले से रह रहे अरेबियन लोगों ने ही दिए हैं। आई बात समझ में? यानी कि एक मुस्लिम क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, वो बहुत सारी चीज़ों पे इम्पेक्ट कहाँ से आ रहा है? अरेबिया से ही आया है। तो ऐसे में अब ये अरेबियन लोग जिधर भी जाएंगे उस ज़माने में उनके साथ इस्लाम भी जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन है ना, ये जो अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन है, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग जोन हुआ करता था। से इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग जोन, ओके, जिसमें जो वेस्टर्न कोस्ट पर कंट्रीज हैं वो, और जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट किंगडम्स थी, जैसे माली इज़ अ कंट्री, ये एक समय की इम्पॉर्टेंट किंगडम थी। यहाँ से चीज़ें कैमल कारवां, जो कैमल के कारवांस होते हैं ऊँटों पर, व्यापारी इस सामान को लेकर के ईस्टवर्ड इथोपिया के शहरों में ले जाया करते थे। इथोपिया के शहरों में वहाँ से चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती थी। ये रेड सी क्रॉस करके, यहाँ पर देखिए अरेबिया और अफ्रीका कितनी क्लोज है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, येलो और क्रीम कलर। ओके, तो यहाँ से चीज़ें क्रॉस करके अरेबिया में चली